Okay, today we are discussing about process management chapter 2। मैंने लाइव आने की सोचा था बट थोड़ा सा प्रॉब्लम पता नहीं क्यों नहीं हुआ, तो उसकी वजह से लाइव नहीं आ पाया मैं। सो चलो ऐसे करते हैं। ओके, डीपीपी 1 मैंने जो कल दिया था वो नहीं कर पाओगे तुम, क्यों? बिकॉज चैप्टर 1 में दिया था, सॉल्व नहीं हो पाएगी बिकॉज उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट कंप्लीट होने के बाद तुम डीपीपी 1 को इजीली सॉल्व कर पाओगे बिना किसी टेंशन के। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रोसेस, है ना? प्रोसेस क्या होता है, पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेस को रन टाइम प्रोसेस, प्रोग्राम प्लस रन टाइम। प्रोग्राम तो अपन सब जानते ही हैं, प्रोग्राम को ही उसकी रन टाइम एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाए तो वही प्रोसेस बन जाता है। प्रोग्राम को उसकी रन टाइम एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाए तो वही प्रोसेस बन जाता है। अब तुम कहोगे व्हाट इज द रन टाइम एक्टिविटी? तो रन टाइम एक्टिविटी जैसे किसी भी प्रोग्राम के, जैसे डेटा सेक्शन होता है, कोड हीप सेक्शन होता है, स्टैक सेक्शन होता है, उसके वेरिएबल क्रिएट होते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए स्पेस एलोकेट होने लगे, अलॉटमेंट होने लगे, उसी को बोलते हैं रन टाइम एक्टिविटी। तो प्रोग्राम की प्लस रन टाइम एक्टिविटी हो जाए उसी को बोलते हैं प्रोसेस। ओके, अब प्रोग्राम इन रनिंग इज नोन एज प्रोसेस। ठीक है, ओके, प्रोसेस एक प्रोग्राम है, इन रनिंग इज नोन एज प्रोसेस। सिंपल सी बात, एक प्रोग्राम है और रनिंग। ओके, प्रोग्राम प्लस रन टाइम एक्टिविटी। ओके, नाउ प्रोसेस, प्रोसेस को बोल सकते हैं कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे, कोई बड़ी बड़ी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, अपन बात करेंगे अच्छी अच्छी चीजों की। तो जल्दी से गो थ्रू करते हैं सारी चीजों के लिए। ओके, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है। बहुत से लोग बोलते हैं एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम, है ना? अलग अलग डेफिनेशन है ये। अच्छा, ये बेटर लग रहा है। ओके, शेड्यूलेबल एंड डिस्पैचेबल यूनिट, सीपीयू, यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, लोकस ऑफ कंट्रोल, अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग। जो तुम्हारा मन करे वो बोलो, जो तुम्हारा मन करे वो बोलो, इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, प्रोसेस, प्रोसेस एज अ डेटा स्ट्रक्चर, एज अ डेटा स्ट्रक्चर, मैंने बोला एज अ डेटा स्ट्रक्चर। चार पार्ट में बांट दिया मैंने प्रोसेस को। इसकी मैं डेफिनेशन देख लेंगे अपन, फिर अपन रिप्रेजेंटेशन इंप्लीमेंटेशन देख लेंगे, इसके क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं प्रोसेस पे, एक प्रोसेस पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, व्हाट इज द एट्रीब्यूट, क्या क्या इसके एट्रीब्यूट हैं। तो इस चार चीजें देखेंगे। तो डेफिनेशन, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम, सिंपल। क्या है प्रोसेस, क्या है? इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, सिंपल, काम खत्म। रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है? किसी भी प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एवरी प्रोसेस इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी फॉर सेक्शन। कोई भी प्रोसेस होता है वो मेन मेमोरी, जो कि अपन रैम होती है, कोई भी प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में 4 सेक्शन में स्टोर होता है। मान लो कोई प्रोसेस है, ये 4 सेक्शन कौन कौन से होते हैं? एक इस तरीके का होता है रैम में कोई भी प्रोसेस गया वो तो इस तरीके से स्टोर हो जाएगी। एक सेक्शन उसके लिए कोड सेक्शन के लिए चला जाएगा, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं टेक्स्ट सेक्शन, है ना? एक सेक्शन डेटा सेक्शन के लिए चला जाएगा, और 2 सेक्शन चले जाएंगे तुम्हारे स्टैक के लिए और हीप के लिए। ये कुछ ऐसा होता है, मतलब वेरिएबल हीप का साइज बढ़ा सकता है तो ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, स्टैक का साइज बढ़ सकता है तो ऐसे आएगा। इसीलिए हमने डायनेमिक बनाया। ओके, तो हम इसको बोलते हैं कोड सेक्शन एंड टेक्स्ट सेक्शन को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। ये हो गया इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, है ना? डेटा सेक्शन, यहाँ पर ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल। हीप सेक्शन को अपन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं, स्टैक को बोलते हैं लोकल वेरिएबल, फंक्शन, पैरामीटर, बहुत सारी चीजें। ओके, ये सारी चीजें अपन जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़ा है। तो कोई भी प्रोग्राम, दोबारा मैं बोलता हूं, कोई भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में 4 सेक्शन में जाके स्टोर होता है ना? कोड सेक्शन या टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप या स्टैक। ओके, अब मान लो कोई प्रोग्राम था, ये अपना मेन मेमोरी है, ये अपना मेन मेमोरी है, ठीक है? मेन मेमोरी में अपना ओएस है, ओएस आ गया भैया, उसके ओएस आ गया। अब प्रोग्राम P1 भी है, प्रोग्राम P2 भी है, प्रोग्राम P3 भी है। ओके, प्रोग्राम P1 के 4 सेक्शन है, प्रोग्राम P2 के भी 4 अलग सेक्शन होंगे, प्रोग्राम P3 के भी 4 अलग सेक्शन होंगे। हर प्रोग्राम 4 सेक्शन में जाके स्टोर होता है, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप एंड स्टैक। सिंपल सी बात, किसी भी कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोसेस हो, वो इस तरीके से जाके स्टोर होगा।
कोई भी प्रोसेस हो, एनी प्रोसेस, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, सॉरी अभी मैं प्रोग्राम बोला था, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी में 4 सेक्शन में जाके स्टोर हो, एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस। तो ठीक है, ओके। इस पे अब हमने देख लिया, रिप्रेजेंटेशन देख लिया, डेफिनेशन देख ली, प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन देख लिया और डेफिनेशन देख ली। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस पे क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं, कोई भी प्रोसेस। तो देखो प्रोसेस से क्रिएट किया जा सकता है, अगर कोई प्रोसेस क्रिएट होगा तो रिसोर्स एलोकेशन होता है, कोई भी प्रोसेस हुआ ना, उसने डेटा, उसने हीप सेक्शन को ऑक्यूपाई किया, स्टैक के लिए किया, बहुत सारी चीजें की रिसोर्स एलोकेशन हो गया, ठीक है। शेड्यूल किया जा सकता है, रन किया जा सकता है, शेड्यूल किया जा सकता है, रन किया जा सकता है, वेट किया जा सकता है, ब्लॉक, वेट को अपन ब्लॉक बोल रहे हैं, शेड्यूल को अपन रन बोल रहे हैं, ठीक। सस्पेंड किया जा सकता है या रिज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। टर्मिनेट किया जा सकता है, जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा रिसोर्स डीएलोकेशन होगा, रिसोर्स को छोड़ के जाएगा बेचारा वो, ठीक है। तो ये हो गया ऑपरेशंस। अभी बात करेंगे वन बाय वन, विस्तार में, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, डिटेल में बात करेंगे, सारी चीज अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे हैं इन सारी चीजों के लिए। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, सॉरी प्रोसेस, अगेन प्रोग्राम बोल रहा हूं, प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है प्रोसेस के अंदर एट्रीब्यूट में, अभी बताएंगे। पीआईडी होता है, पीसी होता है, जीपीआर होता है, लिस्ट ऑफ डिवाइस, टाइप, साइज, मेमोरी, लिमिट, प्रायोरिटी, स्टेट, लिस्ट ऑफ फाइल्स, बहुत सारी चीजें, जैसे प्रोसेस की आईडी, पीआईडी, पीसी, जीपीआर, जनरल पर्पस रजिस्टर, लिस्ट ऑफ डिवाइस, है ना, बहुत सारी चीजें कि लिस्ट ऑफ डिवाइस मतलब वो प्रोसेस में क्या क्या है ना, ये सारी चीजों का एक एट्रीब्यूट होते हैं, ये सारी चीजों को एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को कंबाइन करके इसी को बोलते हैं पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, क्या बोलते हैं पीसीबी। ये सारी चीजें जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिवाइस, स्टेट, प्रायोरिटी, प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, उसका साइज क्या है, मेमोरी लिमिट क्या है, टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ डिवाइस कितने हैं, उसके पास वेब कैम है, कैमरा है, और माइक्रोफोन जो भी है, जीपीआर उसका क्या है, जनरल रजिस्टर क्या है, प्रोसेस आईडी क्या है, पीसी क्या है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, किसी भी प्रोसेस की ये सारी चीजें होती है। इन सारी चीजों को कंबाइन कर दोगे उसी को बोलते हैं पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब बोलेंगे पीसीबी क्या होता है, ओके चलो। ऑल्सो नॉन एज पीसीबी, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस डिस्क्रिप्टर, ओके, डिस्क्रिप्टर, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोसेस, सिंपल सी बात, ये सारे किसी भी प्रोसेस के एट्रीब्यूट है, ये ऑल किसी भी प्रोसेस के एट्रीब्यूट है, ठीक है। और उन एट्रीब्यूट का कलेक्शन को ही अपन पीसीबी बोलते हैं, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। एक डिस्ट्रिक्ट में गांव है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव है ना, बहुत सारे, तो ये एक तरीके से मान लो एट्रीब्यूट है, इस उस डिस्ट्रिक्ट का एट्रीब्यूट है, और वो डिस्ट्रिक्ट क्या है, पीसीबी है, कलेक्शन ऑफ ब्लेज, है ना, वो पीसीबी है। तो किसी भी कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वही होता है पीसीबी, किसी भी प्रोसेस का, ओके, बात समझ में। ओके, ध्यान रखना, ओएस मेंटेन्स वन पीसीबी फॉर ईच प्रोसेस, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस की एक पीसीबी मेंटेन करता है ना, उसकी प्रोसेस आईडी क्या है, लिस्ट ऑफ फाइल्स क्या है, ये सारी चीजों को मेंटेन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस की पीसीबी मेंटेन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस की एक पीसीबी मेंटेन करता है। पीसीबीज आर अंडर ओएस एरिया इन मेन मेमोरी, ओके, प्रोसेस कांट एक्सेस दोस। इसका मतलब क्या हुआ, तुमको क्या मतलब हुआ इसका, ओके, जो पीसीबीज होती हैं, जो पीसीबी होती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में होती है ना। तुम कोई भी मेन मेमोरी में कोई भी प्रोसेस गया, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसकी पीसीबी क्रिएट कर दी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसकी पीसीबी क्रिएट कर दी, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ही है, उनको प्रोसेस खुद जाके चेक नहीं कर सकता ना, प्रोसेस उनको एक्सेस कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसेस अगर उनको एक्सेस, प्रोसेस को अगर हमने पीसीबी की प्रोसेस को हमने अगर पीसीबी का एक्सेस दे दिया, तो देन एक माइट पॉसिबिलिटी है कि प्रोसेस पीसीबी का इलीगल यूज करे, है ना। कैसे इलीगल यूज करेगा, एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी है, ओके, यूनिवर्सिटी क्या करती है, हर स्टूडेंट की पीसीबी मेंटेन करती है,
उसके 10th के मार्क्स क्या है, उसका ये क्या है, उसके रोल नंबर क्या है, ये सारी चीजें मेंटेन करती है। ओके, स्टूडेंट स्टूडेंट उनको देख सकता है बट एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर स्टूडेंट एक्सेस कर ले तो बहुत ज्यादा चांस है कि स्टूडेंट अपने मार्क्स चेंज कर दे, स्टूडेंट बहुत सारे काम कर सकता है ना। अगर यूनिवर्सिटी ने उनको एक्सेस दे दिया तो स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा ही है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस को एक्सेस दे दिया पीसीबी का, तो हो सकता है उस अपनी प्रायोरिटी बढ़ा ले, है ना, हो सकता है कुछ कर दे, हो सकता है कि अपना पीआईडी चेंज कर ले, प्रोसेस आईडी चेंज कर ले, बहुत सारी चीजें कर सकता है। तो प्रोसेस इलीगल यूज कर सकता है पीसीबी का, इसीलिए ओएस उनको एक्सेस नहीं देता है। प्रोसेस कहता है हे प्रोसेस तुम नहीं ले सकते, मतलब कि एक ऑपरेटिंग मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी P1 P2 P3 P4 P5 6 इतने प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस की ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी बना के रख रहा है भाई, है ना, हर, और इनको एक्सेस नहीं करने देगा, नहीं तो ये इलीगल यूज कर लेंगे। ओके ओके, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, what is context? Okay, the context of PCB of a process are collectively known as context of the process. Okay, आप बता दें। तो ये होता क्या है कि जैसे मान लो पीसीबी है, प्रोसेस P1 की पीसीबी है, उसका पीआईडी है, नेम है, टाइप क्या है, उसका प्रायोरिटी क्या है, साइज क्या है, बहुत बहुत सारी चीजें, एट्रीब्यूट, है ना। तो जो इनका कॉन्टेक्स्ट है, जैसे 1 ABCD बैकग्राउंड 3, है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीसीबी ऑफ अ प्रोसेस, आर कलेक्टिवली नोन एज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ऑफ दैट प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट तो ये हो गया 1 ABC और बैकग्राउंड, ये सारी चीजें नंबर्स, और ये सारी चीजें क्या हो गई, एट्रीब्यूट, दिस इज एट्रीब्यूट। ओके, तो एट्रीब्यूट और कॉन्टेक्स्ट में फर्क समझ में आया, ये सारी चीजें एट्रीब्यूट है और ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट है। ओके, तो द context of PCB of a process are collectively known as context of a process. Okay, context switching. What is the context switching? अब क्या होता है, मान लो एट अ टाइम किसी भी सीपीयू में, अपन को पता है कि सीपीयू में एट अ टाइम ओनली एक ही प्रोसेस रन कर सकता है, एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस रन। ओके, अब मान लो कि सीपीयू में कोई प्रोसेस रन कर रहा है, सीपीयू में कोई प्रोसेस रन कर रहा है, कोई भी कैसा भी काम हुआ, हमें सडनली वो प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ गया, किसी भी प्रकार का रीजन हो सकता है। प्रोसेस P1 रन कर रहा था सीपीयू में, हमें अनफॉर्चुनेटली प्रोसेस P1 को स्टॉप करना पड़ गया, बंद करना पड़ गया, और प्रोसेस P2 या P3 या जो भी प्रोसेस है उसको रन करना पड़ गया। तो हम प्रोसेस P1 को हमने प्रिमिटेड कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया, और प्रोसेस P2 को रन कर दिया। थोड़ी देर बाद मान लो प्रोसेस P2 खत्म हुआ, अब हम प्रोसेस P1 को दोबारा चलाना चाहते हैं, हम प्रोसेस P1 को दोबारा रन कराना चाहते हैं। क्या मैं प्रोसेस P1 को शुरू से रन कराऊंगा, या जहां पर मैंने उसको स्टॉप किया था वहां से रन कराऊंगा? लेट मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आपने फॉलो किया, आप वीडियो देख रहे हैं, 1 घंटे की वीडियो थी, आपने 40 मिनट की वीडियो देख ली। ओके, सडनली आपको वह वीडियो पॉज करनी पड़ गई और आपको किसी काम से जाना पड़ गया। ओके, आप चले गए, और आप दोबारा वापस आए, क्या आप उस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करोगे? जाहिर सी बात है, नो, आप उस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट नहीं करोगे, आप उस वीडियो को जहां पर छोड़ गए थे वहां से स्टार्ट करोगे। बट वहां से स्टार्ट करोगे तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे? क्या तुम्हें पता है कहां से स्टार्ट करना है? हाँ, तुम कहोगे यस मुझे पता है, 40 मिनट की मैंने वीडियो देख ली थी, वहां से स्टार्ट करना है। ओके, तो तुम्हें पता होना चाहिए कहां से स्टार्ट करना है, तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए। तो अगर मैंने कोई प्रोसेस स्टॉप कर दिया, मैंने दूसरा प्रोसेस चला दिया, मैं उस प्रोसेस पे दोबारा आ रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए ना वो प्रोसेस कहां तक चल गया, तो उसकी मुझे पीसीबी मेंटेन करनी चाहिए, उसकी प्रोसेस आईडी क्या थी, उसका कहां तक चल गया था, ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, ये कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, तो जिसका मान लो प्रोसेस P1 रन कर रहा था, ठीक है, प्रोसेस P1 रन कर रहा था सीपीयू के अंदर, P2 चलाना पड़ गया, तो P1 की जो भी डेटा है, P1 का जो भी डेटा है, उसकी पीसीबीज हैं, उनको मैं सेव कर लूंगा, उसको मैं मान लो उसके पीसीबी उसके जैसे मान ले, मैं बताता हूं, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का सेक्शन है,
ऑपरेटिंग सिस्टम ने पीसीबी मेंटेन कर रखी है, ठीक है, पीसीबी P1, पीसीबी P2 जो भी है इसकी, पीसीबी P2, पीसीबी P2। ओके, यहाँ अपना सीपीयू था, P1 को रन कर रहा था, उसकी बहुत सारी चीजें थी, रजिस्टर था R1 और PID थी, जो भी था इसका रन हो रहा था P1 का, सडनली स्टॉप करना पड़ गया। तो इसका डेटा जाके हम पीसीबी में कॉपी कर देंगे और इसका डेटा जाके यहाँ कॉपी कर देंगे। ये इसके जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो इधर चला जाएगा और इसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो इधर कॉपी हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सेविंग करंट रनिंग प्रोसेसेस, जो भी सेविंग करंट रनिंग प्रोसेसेस कॉन्टेक्स्ट सीपीयू रजिस्टर्ड वैल्यू जो भी उसकी सारी वैल्यू है फ्रॉम सीपीयू टू पीसीबी ऑफ द प्रोसेस, उस सीपीयू से उस पीसीबी में सेव कर देना एंड लोडिंग अनदर प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट इन सीपीयू। अब मान लो पीसीबी की ये सीपीयू में P1 रन कर रहा था, तो P1 की जितनी भी पीसीबी है उसके पीसीबी में पहुंचा दी और P2 प्रोसेस की पीसीबी यहां लोड कर दी सीपीयू। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। डेटा चेंज हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और इस काम को करता कौन है, उसको बोलते हैं डिस्पैचर। एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नेम है डिस्पैचर, एक प्रोग्राम का नेम है डिस्पैचर। बेचारा डिस्पैचर यही काम करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है। अ प्रोग्राम ऑफ अ ओएस व्हिच परफॉर्म कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन नॉन एज डिस्पैचर। सिंपल सी बात, सिंपल सी। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, एग्जांपल दिया है। ओके, एक सीपीयू है, ये रहा सीपीयू के अंदर करंटली प्रोसेसिंग P1 इज एग्जीक्यूटिव, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी पीसी है, एसी है, स्टेट्स है, रजिस्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें प्रोसेस की होती हैं, जो भी है जितना भी होता है वो रन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो प्रोसेस स्टॉप करना पड़ गया, अनफॉर्चुनेटली वो प्रोसेस मुझे स्टॉप करना पड़ गया। तो मैं क्या करूंगा, उसकी जितनी भी पीसीबी है, जितना भी उसका कॉन्टेक्स्ट है, मैं उसके पीसीबी P1 में डाल दूंगा और जो भी मुझे चलाना है उसकी पीसीबी यहाँ की कॉपी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, लिखा भी है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, व्हाट इज प्रिमिटिव, मैं बताता हूँ, प्रोसेस स्टेट्स बताता हूँ, प्रोसेस स्टेट्स। प्रिमिटिव देखते हैं, प्रिमिटिव है ना। तो क्या होता है, देखो ये तरीके होता है, पहले न्यू पे आ जाइए, ठीक है, न्यू, एक मिनट, ओके, न्यू अपना क्या होता है, न्यू में सारे प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्रोसेस हैं आप अपने तुम्हारे हार्ड डिस्क के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, क्रोम, डिस्कॉर्ड, यूट्यूब, बीएस कोड या जो भी जितने भी आप जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जितने भी प्रोसेस यूज करते हैं, जितने भी प्रोग्राम यूज करते हैं, एप्लीकेशंस, वो अपना न्यू में रहते हैं। अपन ने डबल क्लिक किया, ओके, अपन ने डबल क्लिक किया गूगल क्रोम में, तो गूगल क्रोम क्या होगा, ये हार्ड डिस्क, ये न्यू वाले सेक्शन में था, न्यू वाले सेक्शन में से उठ के आ जाएगा, एडमिटेड हो जाएगा वो रेडी में, है ना। रेडी मींस मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क से उठकर मेन मेमोरी में आ गया, एडमिटेड हो गया, एडमिट हो गया भैया, एडमिट हो गया। अब मेन मेमोरी में से वो कहां जा सकता है, मेन मेमोरी में से, मेन मेमोरी में है, उसको हमें शेड्यूल करना पड़ेगा, चलाना होगा तो शेड्यूल करना पड़ेगा, तो शेड्यूल कर देंगे। ओके, शेड्यूल कर दिया, शेड्यूलर से शेड्यूल कर दिया तो रनिंग में आ गया। रनिंग मींस सीपीयू में रन कर रहा है, ओके, सीपीयू में रन कर रहा है। अब ये मैंने शेड्यूल कर दिया, मेरा हार्ड डिस्क में से था, हार्ड डिस्क में से मैंने डबल क्लिक किया, एडमिटेड होके रेडी में आ गया, ओके, शेड्यूलर से मैंने शेड्यूल करके रनिंग स्टेट में चला गया। अब कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा है, कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा है तो वो तीन चीजें कर सकता है। प्रिमिटिव की बात कर रहा हूं मैं, प्रिमिटिव की बात कर रहा हूं, या तो प्रोग्राम खत्म होके टर्मिनेट हो सकता है, प्रोग्राम कंप्लीट हुआ अपना, उसने काम किया जो भी उसे काम करना था, प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है, ओके फाइन, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। एक पॉसिबिलिटी है कि प्रोग्राम को कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ जाए, है ना, कुछ कीबोर्ड या इनपुट आउटपुट, या मान लो कोई प्रोग्राम है, कुछ फाइल लिखा था, तुमने प्रिंट आउट निकलवा लिया, दोबारा रन करोगे, लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है, तो उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो रनिंग में से सीधा फिर इनपुट आउटपुट के लिए जाएगा, वेट करेगा इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट का वेट करेगा, इनपुट आउटपुट कंप्लीट होगा, फिर कहेगा हाँ आई एम रेडी, रेडी में पहुंच जाएगा, आई एम रेडी, ऑपरेटिंग सिस्टम का आई एम रेडी, मैं इनपुट आउटपुट काम कंप्लीट करके आ चुका हूं,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा ओके तुमने काम कर लिया, उसको रन में भेज देगा, तो देन फिर वहां से रनिंग में चला जाएगा प्रोसेस। या हो सकता है कुछ प्रोसेस, कोई प्रोसेस है वो सीपीयू में इलीगल काम करता हुआ पाया गया, या सीपीयू का मन हुआ कि अभी बहुत चल गया, मुझे कोई दूसरा प्रोसेस चलाना है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव टाइप है, तो उसको प्रिमिट करके रेडी में डाल दिया, तो मेन मेमोरी में वापस जा, थोड़ी देर बाद फिर चलाएंगे। तो तीन पॉसिबिलिटी, एग्जिट हो गया, मतलब प्रोसेस अपना पूरा काम करके खत्म हो गया, एग्जिट हो सकता है, या सीपीयू फोर्सफुली उसको टर्मिनेट कर देगा, मतलब कि प्रिमिटिव कर देगा, रेडी में दोबारा डाल देगा, थोड़ी देर बाद फिर चलना, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए चला जाएगा, वापस आएगा रेडी में, रेडी में से फिर शेड्यूलर हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट आसान थी, समझ में आई होगी, इजी है, मस्त है। ओके, नाउ न्यू। ओके, न्यू मैंने डेफिनेशन, अब तुम न्यू की डेफिनेशन देख लेते जल्दी से जल्दी। ऑल इंस्टॉल्ड प्रोसेसेस आर नोन टू बी इन न्यू स्टेट, है ना, सारे न्यू स्टेट में होते हैं। HDD रेडी, रेडी इसका, ऑल प्रोसेसेस व्हिच आर वेटिंग टू रन ऑन सीपीयू आर नोन टू बी इन रेडी स्टेट इन मेमोरी। जो भी मेन मेमोरी में होते हैं, जो कि वेट कर रहे होते हैं सीपीयू में रन करने के लिए, जैसे मेन मेमोरी जितने भी प्रोसेस हैं वो रेडी स्टेट में होते हैं। रनिंग में क्या होता है, अ प्रोसेस व्हिच इज रनिंग ऑन सीपीयू हैज इट्स स्टेट्स एज रनिंग। जो प्रोसेस सीपीयू में रन कर रहा होता है उसको रनिंग स्टेट में वो प्रोसेस है। टर्मिनेटेड, a completed process has its state as terminated। जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो टर्मिनेटेड हो गया। ब्लॉक मतलब कि वो इनपुट आउटपुट के लिए चला गया। प्रोसेस विच आर वेटिंग फॉर एनी इनपुट आउटपुट और इवेंट। ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं न्यू टू रेडी। न्यू टू रेडी मतलब तुमने न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आ गए। व्हेन प्रोसेस इज एडमिटेड, किसी भी प्रोसेस को हम एडमिटेड करते हैं तो न्यू टू रेडी, जैसे दिस एडमिट किया था, ये ठीक, एडमिट किया था। ओके, तो व्हेन प्रोसेस इज एडमिटेड बाय ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्स एलोकेशन भी बोलते हैं, पीसीबी क्रिएट होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई। पीसीबी क्रिएट होता है कोई भी प्रोसेस का, मेन मेमोरी जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका पीसीबी क्रिएट करके रखेगा। रिसोर्स एलोकेशन होगा तो एडमिटेड होगा तो ओएस का सारे काम कर लेगा। रेडी टू रनिंग मतलब व्हेन अ प्रोसेस इज डिस्पैच्ड टू द सीपीयू, है ना, कोई प्रोसेस रेडी टू रन में जा रहा है, मींस यहां से ये वाली रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जा रहा है, रेडी स्टेट से ये रनिंग स्टेट में जा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ दिस डन, ऑल्सो दिस डन। रनिंग टू टर्मिनेटेड मतलब कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया, रिसोर्स डीएलोकेशन हो गया, पीसीबी डिलीटेड हो गई। रनिंग टू ब्लॉक, रनिंग से ब्लॉक में चला गया मतलब कि इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, और रनिंग से रेडी में चला गया। रनिंग से रेडी मतलब फोर्सफुली प्रिमिटिव किया गया, फोर्सफुली उसको रोका गया है बाय द सीपीयू, स्टॉप बाय द सीपीयू फोर्सफुली व्हेन द प्रोसेस इज प्रिमिटेड। मैंने बोला था इधर रन कर रहा था, कुछ इलीगल काम करता हुआ पकड़ा गया, कुछ होता, या सीपीयू ने बोल दिया कि नहीं भाई बहुत चल रही है, बाद में चल रहा, सिंपल सी भाषा। ओके, ब्लॉक टू रेडी मतलब कि ब्लॉक टू रेडी का मतलब कि इनपुट आउटपुट के लिए गया था, अब वो कंप्लीट हो गया, रेडी में आ गया, ठीक है। टू ट्रांजिशन आर वॉलंटरी। ओके, रनिंग टू टर्मिनेटेड और रनिंग टू ब्लॉक्ड, ठीक है, रनिंग टू टर्मिनेटेड, रनिंग टू ब्लॉक। ओके, नॉन प्रिमिटिव क्या होगा, सेम वही रहेगा। नॉन प्रिमिटिव में मतलब कि सीपीयू की वो नहीं, मैंने तुम्हें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब बताया था चैप्टर 1 में। क्या बताया था, नॉन प्रिमिटिव वो है कि तुमने तुम्हारे घर में कोई दोस्त आया, उसने कहा भाई फोन दे, है ना, तुमने फोन दे दिया, वो चला रहा है। अब जब तक वो फोन तुम्हें वापस नहीं देगा जब तक कि वो अपना काम कंप्लीट ना कर ले या उसकी मर्जी ना हो, नॉन प्रिमिटिव बंदा है वो। प्रिमिटिव, है ना, और प्रिमिटिव क्या होता है, तुम फोर्सफुली उससे ले लोगे, तुम प्रिमिटिव हो भाई, तुम्हारा मन हुआ 2 मिनट के लिए दिया, वापस ले लिया, फोर्सफुली स्टॉप कर दिया, सब काम स्टॉप, है ना। तो इसी टाइप का नॉन प्रिमिटिव मतलब कि सीपीयू या फोर्सफुली उसको एग्जिट नहीं कर सकता है, या मतलब कि फोर्सफुली उसको प्रिमिटिव नहीं कर सकता है। तो सारे काम वही होंगे। न्यू स्टेट टू रेडी, एडमिटेड, रेडी टू रनिंग में जाएगा तो शेड्यूलर कर देगा। रनिंग से 2 काम हो सकते हैं, या तो टर्मिनेट हो सकता है या वेटिंग हो सकता है, प्रिमिटिव नहीं हो सकता क्योंकि नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सीपीयू एंड आईओ बाउंड प्रोसेस क्या होते हैं, सीपीयू एंड आईओ बाउंड, सीपीयू और इनपुट आउटपुट बाउंड क्या होते हैं,
इफ द प्रोसेस इज इंटेंसिव इन द टर्म ऑफ सीपीयू तो सीपीयू बाउंड है, या प्रोसेस इंटेंसिव इन टर्म टू द इनपुट आउटपुट तो आईओ बाउंड है। सिंपल सी डेफिनेशन समझो, सिंपल सी, कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं। या सीपीयू एक्सटेंसिव भी बोलते हैं, इनपुट आउटपुट एक्सटेंसिव भी बोलते हैं, ये सारी चीजें है ना। इफ द प्रोसेस इज इंटेंसिव इन टर्म सीपीयू तो सीपीयू बाउंड, and if the process is intensive in terms of input output operation then IO bound। simple बात। process scheduling है ना, what is process scheduling? process scheduling needed because, क्यों भैया प्रोसेस शेड्यूलिंग की needed क्यों है? कोई भी प्रोसेस, अब मान लो ना ये सारे काम तो हो रहा है, अब यहाँ से प्रोसेस शेड्यूल किया जा रहा है ना, इसको बहुत सारी चीज, बहुत सारे फैक्टर पे चूज किया जाता है, मतलब बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे P1 P2 P3 P5 बहुत सारे वेट कर रहे हैं, उनको शेड्यूल करना है ना, शेड्यूल करना है, कौन करेगा, किसको करना है, किसको नहीं करना है, किसको कब करना है, किसको प्रिमिटिव करना है, फिर किसको रन कराना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजों की जरूरत क्यों है, शेड्यूल करने की जरूरत क्यों है? बेटर परफॉर्मेंस है ना, सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छा हो, परफॉर्मेंस बेटर मिले, सारे रिसोर्स का अच्छे से यूज हो, ये सारी चीजों के लिए हम प्रोसेस शेड्यूल करते हैं है ना, कि किसी को रोकना ना पड़े, किसी का स्टारवेशन ना हो, किसी को ज्यादा, किसी भी प्रोसेस को ज्यादा वेट ना करना पड़े, ये सारी चीजों का मतलब बेटर परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग क्यूज है ना, शेड्यूलिंग क्यूज कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है। एक हम जॉब क्यूज बोलते हैं, रेडी क्यू बोलते हैं, डिवाइस क्यू बोलते हैं है ना। जैसे मान लो अगर वेट कर रहे हैं तो जॉब क्यू मतलब कि क्या है, क्यू बना हुआ है टू कीप ऑल प्रोसेस इन न्यू स्टेट, मतलब कि उनको क्यू बोल दिया, जो भी प्रोसेस है न्यू स्टेट में, मतलब कि हार्ड डिस्क वाले स्टेट में है, उनको जॉब क्यू बोल दिया। टू कीप ऑल प्रोसेसेस इन न्यू स्टेट है ना, उनको जॉब क्यू बोल दिया। एक होता है रेडी क्यू, मतलब प्रोसेस, मतलब कि इसी मेन मेमोरी में P1 P2 P3 वो सारी चीजें, उनको रेडी क्यू बोल रहा है ना। वो रेडी क्यू मतलब कि सीपीयू में रन होने के लिए रेडी है बेचारे, है ना, सीपीयू में रन होने के लिए रेडी है, तो रेडी क्यू बोलते हैं। टू कीप ऑल प्रोसेस इन रेडी स्टेट, रेडी स्टेट कहाँ होती है, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, न्यू स्टेट वाला। ओके, डिवाइस क्यू मतलब हो सकता है कि प्रोसेस P1 रन कर रहा था सीपीयू में, अब वो इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, तब तक अपन ने P2 रन करा दी, वो भी इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, तो मल्टीपल प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए जा सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं, तो उसका भी डिवाइस क्यू बन जाता है। टू कीप प्रोसेस इन ब्लॉक या वेटिंग स्टेट्स है ना। ओएस मेंटेन्स अ क्यू ऑफ पीसीबी ऑफ अ प्रोसेस है ना, ओएस मेंटेन्स अ क्यूज ऑफ पीसीबी है ना। अब अगर प्रोसेस P1 P2 P2 P3 P4 रन कर रहे हैं तो इसका क्यू मेंटेन करेगा ओएस है ना, प्रोसेस P1 का पीसीबी, प्रोसेस P2 का पीसीबी, प्रोसेस P3 का पीसीबी, सारी चीजें मेंटेन करेगा। तो उन्हीं सारी चीजों को वो कर दिया, ये न्यू स्टेट को जॉब क्यू बोल दिया है, रेडी स्टेट को रेडी क्यू बोल दिया है। रनिंग का क्यों नहीं होगा बताओ, सोचो, बोल सकता ना रनिंग क्यू, रनिंग का क्यों नहीं? ओके, सोच लिया हो तो मैं बताता हूँ, क्योंकि एट अ टाइम सीपीयू में ओनली एक प्रोसेस रन करता है, तो वहां तो क्यू की जरूरत नहीं है, एट अ टाइम एक ही प्रोसेस रन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वही थी, डिवाइस क्यू बना, डिवाइस 1 डिवाइस 2 ऐसे इस तरीके से, तो ये हो गया सिंपल, सिंपल है ना। ओके ओके ओके, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया है ना। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ शेड्यूलर है ना, शेड्यूलर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, एक मिड टर्म शेड्यूलर होता है। व्हाट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ना, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नाम से समझ में आ रहा होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज शेड्यूल प्रोसेस फ्रॉम न्यू टू रेडी है ना। अच्छा, जो जो शेड्यूलर होता है वो न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट में, न्यू स्टेट क्या थी, हार्ड डिस्क से प्रोग्राम उठ के मेन मेमोरी में आता है, वो शेड्यूलर जो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को डालता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब ऐसा तो नहीं है, इसको नाम से ही समझ में आ रहा है लॉन्ग टर्म क्यों है। अपन काफी समय बाद, मतलब कि 2 मिनट 4 मिनट, इसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अपन हर नैनो ऑफ सेकंड पे अपन प्रोग्राम ये भी खोल दिया, 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 तुरंत हार्ड डिस्क ये भी मेन मेमोरी में, ये भी मेन मेमोरी में, ये भी मेन, हर प्रोग्राम थोड़ी खोलते रहते हैं बार बार। क्रोम चल रहा है, थोड़ी देर बाद खोलेंगे, या कुछ भी थोड़ी देर बाद व्हाट्सअप है ना, ये तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मतलब कि बहुत लॉन्ग टर्म में करते हैं, इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं कंप्यूटर में। ओके, इट शेड्यूल्स प्रोसेस फ्रॉम न्यू टू रेडी स्टेट,
ये क्या करता है, ये प्रोसेस को न्यू टू रेडी स्टेट में शेड्यूल करता है। LTS बाय यूजर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, LTS मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बाय यूजर एंड आल्सो OS व्हेन CPU यूटिलाइजेशन लेस। ओके, इसका मैं मतलब बताता हूँ क्या होता है। कौन करेगा, कौन करेगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, है ना, शेड्यूलर तो कर देगा, लेकिन यूजर, यूजर क्लिक करेगा ना गूगल क्रोम पे, डबल क्लिक करेगा तभी तो मेन मेमोरी में जाएगा। तो यूजर ने शेड्यूल कर दिया प्रोसेस को मेन मेमोरी में जाने के लिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूजर ने किया है, ठीक है। और कौन कर सकता है, OS कर सकता है क्या, हाँ बहुत, OS भी करता है, OS भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज करता है। कैसे, मान लीजिए, मान लीजिए आपका CPU, आपका फोन, मान लो फोन, ठीक है, फोन पे आप कुछ प्रोग्राम खोल रखा है, गूगल क्रोम खोल रखा है, गूगल फॉर्म खोल रखा है, और व्हाट्सएप खोल रखा है, इंस्टाग्राम खोल रखा है, बहुत सारी चीजें खोल रखी है। CPU का यूटिलाइजेशन हो रहा है अपने हिसाब से, ठीक है, तुमने शेड्यूल कर दिया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से, वो न्यू टू रेडी स्टेट में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद आपने चला चलू के बंद करके रख दिया फोन, ठीक है। अब फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा, फोन का OS समझेगा कि CPU यूटिलाइजेशन इज वेरी लेस, CPU का यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है ना, CPU का यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, यूजर आई थिंक यूज नहीं कर रहा है। तो काम करते हैं भैया, चेक कर लेते हैं, है ना। एक काम करो, सारे प्रोग्राम, सारे प्रोसेस, सारे प्रोग्राम्स को एक एक बार रन करा दो, चेक कर लो, उनके अपडेट्स चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सारी चीजें तो नहीं है, चेक कर लो, बैटरी तो नहीं कम हो गई, यही सारी चीजें चेक कर लो। तो वो सारी चीजें चेक करता है, किसी भी प्रोसेस का अपडेट तो नहीं है। हर प्रोग्राम, हर प्रोग्राम 24 घंटे या 12 घंटे में एक ना एक बात उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उनको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसको शेड्यूल कर देता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूल करता है, उनको रन करा के चेक कर लेता है इसमें कोई अपडेट्स तो नहीं है। अगर कोई अपडेट्स होगा तो तुम्हें नोटिफाई कर देता है, ओके ये अपडेट है, और ये सारी चीजें अपन को तब दिखता है। कहां से आ जाता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको शेड्यूल नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि वो प्रोग्राम में, वो उस प्रोसेस में, उस एप्लीकेशन में एक अपडेट आ गया है, हमें कैसे पता चल जाता है ना, कैसे पता चल जाता है, क्योंकि वो शेड्यूल कर देता है। जब CPU यूटिलाइजेशन लेस होता है तो शेड्यूल कर देता है वो, अगर CPU यूटिलाइजेशन बहुत है तो वो सारी चीजें नहीं करता, वो फ्री टाइम में करता है। CPU यूटिलाइजेशन कम होता है तो दो तरीके से लॉन्ग टर्म शेड्यूल हो सकता है, शेड्यूलर हो सकता है। एक तो यूजर खुद ही करेगा, मर्जी से उसे इंस्टाग्राम खोलना ही है, और जिस टाइम पर CPU यूटिलाइजेशन लेस होगा उस टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को खुद शेड्यूल कर देता है, कुछ चेक्स करने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बाय यूजर एंड आल्सो OS when CPU utilization less, then OS schedules some processes automatically, है ना, OS schedules कर देता है some process automatically for some updates, check background processes जिनको बोलते हैं background process, ये सारी चीजें। तो long term scheduler controls the degree of multi programming, मल्टी प्रोग्रामिंग ध्यान आया, चैप्टर 1 में बताया था। मल्टी प्रोग्रामिंग द्वारा बताता हूँ, मल्टी प्रोग्रामिंग किसी भी मेन मेमोरी में P1 भी है, P2, P3, P4 जितने भी प्रोसेस हैं उनको बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, 5 प्रोसेस है मेन मेमोरी में, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी 5, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी 5। तो मान लीजिए, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल करता है, मान लो कोई भी प्रोसेस नहीं था, बट लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने, अपन ने क्लिक किया, ये भी एक प्रोसेस मेन मेमोरी में चला गया, दूसरा कोई प्रोसेस खोल दिया, 2 चले गए, 3 हो गए, 4 हो गए, OS ने भी बढ़ा दिए, तो डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग तो इंक्रीज कर रही है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करेगी ना, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स ऑफ डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये बात सही है। LTS इंक्रीज डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग, सिंपल, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग इंक्रीज होती है। 0 थी, तुमने इसको शेड्यूल किया तो इंक्रीज हो गई, एक और शेड्यूल किया बढ़ गई, एक और किया बढ़ गई, एक और प्रोग्राम मेन मेमोरी में पहुंच गई और बढ़ गई डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग। तो LTS इंक्रीज डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग। व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये होता है कि रनिंग स्टेट में मान लो, नहीं सॉरी, रेडी स्टेट में P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है, P4 भी है, P5 भी है, बहुत सारे हैं। P1 CPU में रन कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो प्रिमिटिव करके P2 रन करा दिया, प्रिमिटिव करके P3 रन करा दिया, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, काफी फ्रिक्वेंटली हो रहा है, इसलिए बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, OS को समझ में आया, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आया। ओके, नहीं, अब P1 नहीं चलेगा, P2 चलेगा। ओके, अब CPU में P2 नहीं चलेगा, P3 चलेगा, काफी फ्रिक्वेंटली करता है ना। CPU में एट अ टाइम एक ही चलता है, एक ही प्रोसेस चलता है। अब मान लो मैं अभी रिकॉर्डिंग भी यूज कर रहा हूँ, है ना, और गूगल क्रोम भी यूज कर रहा हूँ, स्लाइड भी दिखा रहा हूँ, बट CPU में तो एट अ टाइम एक ही प्रोसेस चल रहा है,
बट मेरे को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, सारी चीजें कैसे हो रही हैं? ओके, सीपीयू में तो एट अ टाइम एक ही चल रहा है ना, बट हमको लग रहा है कि सारी चीजें एक साथ चल रही है, बिकॉज इतनी फास्ट चल रहा है कि बहुत कम नैनो सेकंड से कोई भी लैग नहीं आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि सारी चीजें एक साथ चल रही है, बट नो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में थोड़ा ये चला, फिर गूगल क्रोम पे आ गया, फिर रिकॉर्डिंग वाले पे चला गया, फिर स्लाइड पे आ गया। इतना फास्ट चल रहा है, इतना फास्ट चल रहा है कि हमें लग रहा है कि सारी चीजें सीपीयू में एक ही साथ चल रही हैं, सारे प्रोसेस सीपीयू में एक साथ चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इट सेलेक्ट्स अमंग वन ऑल प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वही करता है कि रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेस थे और उन्होंने एक सेलेक्ट करके रनिंग स्टेट में डाल दिया, है ना। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर नाम क्यों पड़ा? ये बहुत काफी फ्रिक्वेंटली होता है, शॉर्ट टर्म होता है। ओके, व्हाट इज द मिड टर्म शेड्यूलर? मीडियम टर्म शेड्यूलर, मैं थोड़ा सा इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। व्हाट इज द मीडियम टर्म शेड्यूलर? ओके, पढ़ लेना इसको पढ़ लेना। ओके, अभी मैं पढ़ के बता दूंगा क्या होता है। मैं पहले तुम्हें एक बात बताता हूँ। ओके, पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मान लीजिए क्या हुआ, तुम्हारी रैम, तुम्हारी मेन मेमोरी, ठीक है, तुम्हारी मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, ठीक है, तुम्हारी मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने गेम चालू कर लिया, तुमने गेम चालू कर लिया। ओके, तुम्हारे उसमें गेम चल रहा है। ओके, गेम मेन मेमोरी में गेम आया, ठीक है, गेम चल रहा है, गेम लोड हो गया। थोड़ी देर बाद गेम चलाते चलाते किसी का मैसेजेस आ गया, किसी का मैसेजेस आ गया, तो तुमने क्या किया, तुमने व्हाट्सएप भी खोल लिया, तो वो लोड होके न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट में आ गया। क्योंकि वो भी आ गया, वो भी चलाने लगे थे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि किसी का मेल आ गया, यूनिवर्सिटी से मेल आ गया रीओपनिंग के रिगार्डिंग, तुमने जीमेल खोल लिया। ओके, तुमने जीमेल खोल लिया। ओके, जीमेल में लिखा था कि अगर तुमको यूनिवर्सिटी आना है तो फॉर्म भरो, है ना। मान लो तुम्हारे रैम में जगह कम थी, फॉर्म भरो। तो अब तुमको गूगल क्रोम खोलना है, तुमको गूगल क्रोम खोलना है, तो गूगल क्रोम खोलने के लिए जगह कम बची है ना, खुल नहीं पा रहा है गूगल क्रोम। बट अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, गूगल क्रोम को खोलने के लिए, लेकिन रैम में तो जगह नहीं है, तुमने गेम भी खोल रखा था, तुमने व्हाट्सएप भी खोल रखा था, तुमने जीमेल भी खोल रखी थी, तुम्हारे रैम का साइज फुल हो गया। इतने प्रोसेसेस तुमने खोल लिए कि रैम का साइज फुल हो गया। अब तुम गूगल क्रोम खोलने की सोच रहे हो, तुम ब्राउजर खोलने की सोच रहे हो, बट रैम में जगह नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कुछ बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, वो कोई डिसाइड नहीं है कि वो किस कंडीशन के बेसिस पे कौन से वाले सॉफ्टवेयर के, कौन से वाले प्रोसेस के साथ क्या करेगा। हो सकता है कि वो चेक करे कि कौन सा प्रोसेस काफी समय से यूज में नहीं है, गेम नहीं चला रहा है बंदा, या व्हाट्सएप नहीं चला रहा है, या जीमेल नहीं चला रहा है, या हो सकता है किसी वेरियस, किसी भी टाइप पे, वो किसी भी फैक्टर पे हो सकता है, वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा है कि जो पहले काफी टाइम से बंद है या जो यूज नहीं हो रहा है, उसको क्या करो, उसको हार्ड डिस्क में पहुंचा दो, उसको स्वैप कर दो सर, उसको हार्ड डिस्क में पहुंचा दो, उसको उसकी जितनी भी सारी चीजें पीसीबी रहेंगी। स्वैप का मतलब ये नहीं है पीसीबी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, यहाँ वो उसने पीसीबी मेंटेन कर रखी है उस प्रोसेस की, उसकी जो भी है, क्योंकि पीसीबी तो छोटा सा वो होता है यार, उसके प्रोसेस आईडी ये सारी चीजें। स्वैप में क्या हुआ, कोड सेक्शन, जो बड़ा सा कोड होता है या जो बड़ी बड़ी चीज होती है किसी भी प्रोसेस की, क्या होती है, कोड सेक्शन होता है और डेटा सेक्शन होता है, हीप और, है ना, इस स्टैक। तो पीसीबी नहीं जाएंगे उसमें, इसमें ये जाएंगी जो बड़ी वो होती है। तो हार्ड डिस्क में पहुंचा दिया, गेम को उन्होंने हार्ड डिस्क में पहुंचा दिया, ठीक है, हार्ड डिस्क में पहुंचा दिया, और उस जगह पे उन्होंने ब्राउजर खोल दिया, उस जगह पे उन्होंने ब्राउजर खोल दिया, तुम ब्राउजर को यूज कर पा रहे हो, यू आर अवेल टू यूज द ब्राउजर नाउ। तुम थोड़ी देर बाद क्या किया, तुमने ब्राउजर फॉर्म भर के बंद किया, जीमेल वीमेल जो भी कुछ किया, तुम थोड़ी देर बाद गेम में पहुंचे, गेम में पहुंचे। तो बहुत बार हमारे साथ होता है, बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, काफी देर के लिए बंद हो गया, बहुत सारी चीजें करने लगे, व्हाट्सएप चलाने लगे, जीमेल चलाने लगे, और, है ना, गूगल क्रोम खोल लिए, सारी चीजें, फिर हम दोबारा गेम पे वापस जाते हैं, तब तक वो स्वैप आउट हो जाता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है ओके रैम में जगह नहीं है, रैम भरती जा रही है, स्पेस नहीं है, एक काम करो कुछ वेरियस फैक्टर के ऊपर किसी भी उसको स्वैप आउट कर दिया। मान लो यहाँ पर गैम को स्वैप आउट कर दिया, गैम को स्वैप आउट करके उसमें हार्ड डिस्क में पहुंचा दिया। जिस सेक्शन में पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं स्वैप सेक्शन, जिस सेक्शन में पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं स्वैप सेक्शन। मान लो हार्ड डिस्क में पहुंच गया, ठीक है, स्वैप आउट कर दिया, थोड़ी देर बाद गए वो दोबारा से चालू हो जाता है। हम बहुत बार होता है हमारे साथ, बहुत सारा गेम खेल रहे थे, ब्राउजर खोल लिया, उसके बाद व्हाट्सएप खोल दिया, जीमेल खोल दिया, आधे एक घंटे बाद पहुंचे गेम पे, गेम दोबारा से स्टार्ट हो गया, या जो भी हमने प्रोसेस कर रहे थे, वो जो भी काम कर रहे थे वो दोबारा से स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्वैप आउट हो गया था। जब हम उस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो वो हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है कि भाई यूजर मांग रहा है कि वो गेम पे आया दोबारा, तो वो सारी चीजें स्वैप इन हो जाती है, वो सारी चीजें स्वैप इन हो जाती है, बट वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है। बहुत सारा हमारे साथ होता है, बहुत बार हमारे साथ होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्वैप आउट, स्वैप इन, स्वैपिंग, है ना, रिड्यूस द डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना। ये स्वैपिंग क्या करती है, रिड्यूस द डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ कितने प्रोसेस थे, 1 2 3 4 5 जितने भी थे, है ना, और एक कम कर दिया ना, स्वैप आउट कर दिया, तो कम कर दिया। हो सकता है कि और उसको जगह चाहिए, एक और को स्वैप आउट कर दे, एक और को स्वैप आउट कर दे, तो मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है। और जो ये काम करता है उसी को बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर, इसको मीडियम टर्म शेड्यूलर। रैम में when RAM is full and we bring other process to the RAM, है ना, ओएस किसी भी एक से अधिक प्रोसेस को, रैम को हार्ड डिस्क में डाल देता है स्पेस बनाने के लिए, जिससे अपना करंट प्रोसेस चल सके। फिर हम कुछ समय बाद उस प्रोसेस पर अगेन वापस आते हैं, तो प्रोसेस हार्ड डिस्क से रैम में वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं स्वैप आउट, स्वैप इन, सिंपल सी बात। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई, स्वैपिंग। इफ स्वैपिंग इज डन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, देन उसको बोलते हैं रोलिंग, है ना। स्वैपिंग बहुत सारी बेसिस पे हो सकती है, अगर वो प्रायोरिटी के बेसिस पे होती है, प्रायोरिटी के बेसिस पे होती है, उसको बोलते हैं रोलिंग। तो एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया, नहीं समझ में आया, छोड़ो, इग्नोर, बाद में बात करेंगे इसमें, ठीक है, सिंपल। स्वैपिंग, स्वैपिंग इज डन, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस प्रोसेस की पीसीबी डिलीट हो जाएंगी, मैंने बोला था ये सारी चीजें बताते हैं, ओके। ऐसा नहीं होता है, पीसीबी ओएस के पास रहेंगी, बस उस प्रोसेस के 4 सेक्शन वाला डेटा हार्ड डिस्क में चला जाएगा, है ना, वो बड़ा होता है ना, इसलिए। तो हमारे पास अब अपडेटेड प्रोसेस स्टेट क्या है, व्हाट इज द अपडेटेड प्रोसेस स्टेट। ये सारी चीजें करने के बाद अब अपडेटेड प्रोसेस स्टेट हमारे पास क्या आया, अपडेटेड प्रोसेस स्टेट। ओके, चलो बात कर लेते हैं अपडेटेड प्रोसेस स्टेट की। तो पहले हमारे पास क्या था, न्यू सेक्शन था, है ना, न्यू से एडमिटेड करके हम रेडी में पहुंच जाते हैं, ठीक है, रेडी से शेड्यूल करके हम रनिंग में पहुंच जाते हैं, है ना, रनिंग से प्रोसेस एग्जिट हो सकता है, तो वो टर्मिनेट हो गया, उसको प्रिमिटिव किया जा सकता है, तो प्रिमिटिव के फिर रेडी में पहुंच के। अब ये एक्स्ट्रा चीजें क्या ऐड करिए, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ क्या है, अब यहाँ रनिंग स्टेट में से तीन काम हो सकते हैं, एग्जिट हो सकता है, और परमिशन हो सकता है उसका, और वेटिंग चला सकता है, इनपुट आउटपुट के लिए वेट करने के लिए जा सकता है वो, ठीक है। तो अभी मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मान लो वो वेटिंग कर रहा था, अब क्या हुआ, एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि एक मैच चल रहा है, कोई मैच चल रहा है, मैच के टाइम पे कोई भी प्लेयर खेल रहा था, ठीक है, वो रनिंग स्टेट में था, वो सीपीयू में रन हो रहा था, वो मैच मैदान में खेल रहा था, खेलने के साथ वो किसी भी तरीके से बेटिंग में चला गया, चोट लग गई या कुछ हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, वो बेटिंग स्टेट में चला गया, ठीक है। बेट कर रहा था वो वेटिंग स्टेट में था, वो इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा था, किसी भी चीज के लिए वेट कर रहा था, ओके, वो वेट कर रहा था। उसके बाद उसको या एम्पायर ने डिसाइड किया, या उसके कैप्टन ने डिसाइड किया कि आप तुम वेट करो, तुमको हम थोड़ी देर बाद खिलाएंगे, एक काम करो, अब तुमने काफी खेल लिया, गांव में होता है ना, गांव में मान लो मैच चल रहा था, बचपनों वाला, काफी खेल लिया, अब तुम क्या करो भाई, तुम वेट करो। मान लो वैभव मैच खेल रहा था, ठीक है, वैभव मैच खेल रहा था, चिराग मान लो कैप्टन है, टीम का कैप्टन है, मान लो सीएसई 19 का चिराग कैप्टन है, वैभव मैच खेल रहा था, ठीक है, बचपन में जैसे वो होता है ना, खेल रहा था। चिराग ने डिसाइड किया कि वैभव तुमने काफी मैच खेल लिया, अब तुम वेट करो थोड़ी देर बाद, अब मुझे हर्षित को मैच खिलाना है,
या किसी को भी मुझे शेड्यूल करना है, वो उसकी मर्जी, कैप्टन की मर्जी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी। तो अब क्या है, वैभव वेट कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। उसी टाइम पे क्या हुआ, वैभव को भूख लगाई या वैभव कैंटीन में चला गया, वैभव कैंटीन में गया। अब वो क्या हुआ, अब उसको भूख लगी तो वो कैंटीन में गया, अब वो समोसे का वेट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा था कि वो एक तो वेट कर रहा है कि मुझे चिराग कब बोलेगा, मुझे चिराग कब बोलेगा कि मैं कब आऊं खेलने के लिए। तब तक वो एक तो इसका खेलने का वेट कर रहा था, अब वो कैंटीन में चला गया तो अब मान लो समोसे का वेट कर रहा है। तो यहाँ से वो आ गया सस्पेंड हो गई। अब वो यहाँ वेट कर रहा है, यहाँ किसका वेट कर रहा है, समोसे का। यहाँ वेट कर रहा था, यहाँ से समोसे का भी वेट कर रहा है, वैभव समोसे का वेट कर रहा है। अब मान लो दो काम हो सकते हैं, यहाँ से वो समोसा उसका आ जाए तो वो रिज्यूम होके उसका खेलने का वेट कर सकता है, वो रिज्यूम होके खेलने का वेट कर सकता है, या फिर यहां से मान लो उसका समोसे का वेट कर रहा था लेकिन तब तक वो चिराग ने बोल दिया हाँ वैभव तुम खेलने के लिए आ जाओ, तो वो यहां से सीधा वापस आ जाएगा। अब वो वेट कर रहा है या समोसे का, सस्पेंडेड रेडी में, ठीक है, सस्पेंडेड रेडी में। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूंगा, ठीक है। तो यहां से हो गया, मान लो वो वेट कर रहा था खेलने का, वो सस्पेंड कर दिया, मतलब कि वो यहाँ पे मान लो सस्पेंड करके वो समोसे का वेट कर रहा था, वो समोसा उसका आ गया तो फिर वो खेलने का वेट कर रहा था, यहाँ दोबारा वापस आएगा। मान लो अगर उसका यहाँ समोसा नहीं आया है तो वो वैभव ने, चिराग ने तब तक बुला लिया कि भाई तू आया खेलने, तो वो यहाँ वो समोसे का वेट कर रहा था। मान लो समोसा आ गया तो रिज्यूम होके वो यहाँ रेडी आएगा और चिराग उसको फिर मैदान में भेज देगा, वो चिराग उसको फिर मैदान में भेज देगा। ओके, चिराग उसको फिर मैदान में लगा। अब मैं इसको प्रोग्राम के तरीके से समझाता हूँ। एक प्रोग्राम था, एक प्रोसेस था, एक प्रोसेस था, वो क्या कर रहा था, वो रनिंग में था, वो खेल रहा था, वो इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, वो बेटिंग में चला गया। अब वो वेट कर रहा है, इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है, उसी टाइम पे वो कुछ इलीगल काम करता हुआ पा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अजीब सी हरकतें करता हुआ पाया गया, कुछ भी हो गया। उसने क्या किया, तुम सस्पेंड हो, तुम नेक्स्ट 20 मिनट के लिए सस्पेंड हो। जैसे होता है ना कि मान लो बेट कुछ बेटिंग में चल रहे थे, जैसे वैभव बेटिंग में चल रहा था, वैभव ने कुछ इलीगल काम कर दिया, वैभव ने कुछ खराब काम कर दिया, तो चिराग ने कहा क्या कि तुम वहां के लिए तो वेट कर रहे हो पर तुम नेक्स्ट 20 मिनट तक तो खेल ही नहीं सकते, किसी भी हालत में। तुम ठीक है, तुम खेलने का मैं तुम्हें थोड़ी इसके बाद खेलने दूंगा जो भी मेरी क्राइटेरिया है, बट तुम नेक्स्ट 20 मिनट तक तो खेल नहीं सकते। तो सस्पेंड कर दिया 20 मिनट के लिए, उसके 20 मिनट होंगे ऊपर, तो उसे रिज्यूम करके फिर वो वेट कर रहा है खेलने का, फिर वो वेट कर रहा है खेलने का। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसका यहाँ से वेटिंग पूरी हो जाए, मतलब कि यहाँ पर सस्पेंड किया गया था तो वो पूरा हो जाए, तो फिर वो खेलने का वेट कर सकता है, यहाँ से ऐसे जाएगा। या हो सकता है उसकी चिराग बुला ले लेकिन उसका अभी जो उसको पनिशमेंट दी गई है कि तू 20 मिनट, तू 20 मिनट पूरी नहीं, जैसी वो पूरी होंगी तो रिज्यूम करके फिर वो खेलने वाले मैदान में चला जाए। दो तरीके हो सकती है। और या कोई प्रोसेस है, अब ये वाला केस कब हो सकता है, ये वाला तो मैंने चला दिया, बेटिंग में से दो काम हो सकते हैं, कोई भी प्रोसेस वेट कर रहा है तो बेटिंग में से दो काम हो सकते हैं, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। जो भी कोई भी प्रोसेस सस्पेंड स्टेट में होगा तो वो रिज्यूम हो सकता है कि उसका सस्पेंशन खत्म हो, सस्पेंड जितना टाइम के लिए सस्पेंड किया गया वो खत्म हो, तो फिर वो बेटिंग करने लगेगा। या मान लो उसका तब तक वेट कर रहा था, वो सस्पेंड कर दिया था पर्टिकुलर टाइम के लिए, तब तक उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, तो अब वो वेट कर रहा है अपने उसका जो कि सस्पेंड हुआ था, सस्पेंड रेडी में वेट कर रहा है। अभी सस्पेंड वेट में वेट कर रहा था, अब सस्पेंड रेडी में वेट कर रहा है। तो दो, और यहां से रेडी से ये वाला कैसे बना, रेडी स्टेट में कोई भी प्रोसेस है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है। अब वो रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस चल रहा है, उसी टाइम पे कोई प्रोसेस, मान लो अपन जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था ना मीडियम टर्म शेड्यूलर का, मीडियम टर्म शेड्यूलर का, और तुमने कोई प्रोग्राम और खोल लिए, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर ने कुछ किया कि भाई एक काम करो गेम भैया तुम सस्पेंड हो जाओ इतनी देर के लिए, कोई प्रोग्राम कोई प्रोसेस दूसरा चलना, मतलब कि मेन मेमोरी में आना है या कोई और मेन मेमोरी में आ रहा है, तो ऊपर वाली प्रोसेस सस्पेंड कर दी, स्वैप आउट कर दिया, तो सस्पेंडेड रेडी में चला गया, स्वैप इन कर दिया तो रिज्यूम हो गया। वो ये दो काम हो सकते हैं, सस्पेंडेड रेडी। तो ये वाला पूरा आपको समझ में इजी था, नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं तुम्हें ये इजी था। ओके, नाउ थैंक यू सो मच। डीपीपी 1 को कंप्लीट करके देखना, डीपीपी 1 अपन डिस्कस में उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा उसका सॉल्यूशन की, तुम उसको करके देखना, डीपीपी 1 में मजा आएगा। ओके।
DPP1 सॉल्व करके देखना। थैंक यू सो मच, मजा आया, काफी अच्छा था। ओके, यहाँ पर अपना प्रोसेस मैनेजमेंट खत्म होता है। इसके बाद अपन करेंगे स्टार्ट CPU शेड्यूलिंग। ये काफी बड़ा चैप्टर है CPU शेड्यूलिंग, तो हो सकता है मैं इसको 2-3 वीडियो में डालूं, या देखते हैं जो ही है। ओके, थैंक यू सो मच।